हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका तनु क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के हैं सीरीज का सेकंड वीडियो। मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इस सीरीज के अंतर्गत 500 वीवीआई ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। कितना? 500 वीवीआई ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं और फर्स्ट वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करा चुके हैं। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखें तो प्लीज पहले फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद सेकंड वीडियो देखेंगे। और वीवीआई ऑब्जेक्टिव ये जो चल रहा है 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज जो चल रहा है, इसी में से आपको लगभग 35 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी में से लगभग आपको मिलता जुलता क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि आपका पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाए। पूरा सीरीज या सेकंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो भी देख लीजिए और ये पूरा सीरीज को कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है, छोड़िएगा नहीं। आप यहाँ सेकंड वीडियो में जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी फ्री स्टेट। मुक्त अवस्था जानते हैं, फ्री स्टेट किसी से रिएक्शन नहीं करता, यानी कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में फ्री अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, फ्री स्टेट में पाई जाती है। इससे पहले आप लोग को ये समझना होगा कि सक्रियता श्रेणी समझना होगा, यानी रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना होगा। याद कीजिए, आप मैट्रिक में याद किए थे सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज। सक्रियता श्रेणी आप इस प्रकार का था: पोटेशियम CaNaMgAlZn FeSn Pb हाइड्रोजन CuHgAgAuPt। सबसे ज्यादा क्रियाशील जो है वो K है, ठीक है, और सबसे कम PT। सबसे कम जो आता था, सबसे नीचे जो आया AU और PT। पोटेशियम CaNaMgAlZn FeSn Pb हाइड्रोजन CuHgAgAuPt। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, सक्रियता श्रेणी है। और ये सबसे नीचे जो आया वो सबसे कम क्रियाशील था, यानी उसकी सक्रियता मतलब सबसे कम थी, और सबसे ऊपर जो आया उसकी सक्रियता सबसे ज्यादा थी। तो सबसे कम जो सक्रियता है जिसकी, तो वही मतलब क्या होता है, फ्री स्टेट में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो इसमें सबसे कम सक्रियता किसकी है? AU और PT की। यहाँ ऑप्शन चूज कीजिए आप। सोडियम, लोहा, जिंक, सोना है। AU किसको कहते हैं? सोना को। PT किसको कहते हैं? प्लेटिनम को। प्लेटिनम ऑप्शन में है नहीं है, तो क्या होगा इसका? AU होगा, यानी सोना। यानी इसका फ्री स्टेट में धातु कौन सी धातु होगा जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना क्या होगा? गोल्ड क्या होगा? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में, सक्रियता सीरीज में सबसे नीचे में आता है, नीचे से सेकंड नंबर में आता है, नीचे से सेकंड नंबर में, यानी PT से पहले आता है, ठीक है। और सक्रियता शरीर में AuPT सबसे मतलब नीचे में आता है, जो बहुत कम क्रियाशील होता है, और इसी के कारण जो होता है मुक्त अवस्था में फ्री स्टेट में पाया जाता है। समझ लिया आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? इससे पहले आपको ये याद रखना होगा कि H बॉन्डिंग जो होता है, हाइड्रोजन अगर जो बंधन बनाता है वो बनाता है फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ। किसके साथ? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। हाइड्रोजन जो बंधन बनाता है, ये साहब जो बंधन बनाते हैं हाइड्रोजन, सिर्फ किसके साथ बनाते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो आपको याद रखना है, हाइड्रोजन बनाएगा बॉन्ड किसके साथ? जिसमें नजर आएगा फोन। हाइड्रोजन बनाएगा बॉन्ड जिसमें नजर आएगा फोन, यानी फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। यानी H बॉन्डिंग किसके साथ बनेगा? ये कंडीशन है, ये इसके और किसी के साथ नहीं बनाएगा H, मतलब हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाते हैं यही तीनों के साथ बनाता है, ठीक है। लेकिन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं है? NH3, H2O, HCl, HF। आप चूज कीजिए कि किसके साथ, मतलब H, ये अगर H जिसमें HF है यानी फ्लोरीन है, उसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। यहाँ क्या है? HF है, मतलब ये फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो मतलब ये सही है। यानी आपको पता है कि फोन के साथ ही, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ही मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यानी बंधन बनाता है। F है यहाँ, तो फ्लोरीन के साथ बनाएगा ही। उसके बाद ऑक्सीजन है, यहाँ क्या है? ऑक्सीजन है। H2O में तो ऑक्सीजन के साथ बनाएगा ही। यहाँ क्या है? नाइट्रोजन। NH3 में क्या है? N है, नाइट्रोजन है, N के साथ बनाएगा ही। तो आप यहाँ क्या है? Cl, यानी Cl आप समझ ले। Cl जो है, Cl आप तो समझिए, मैं ये बताया Cl के साथ नहीं बनाता, Cl के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, यानी FON के साथ ही बनाता है, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ? FON के साथ, यानी फोन के साथ, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन सिर्फ बॉन्ड बनाता है, उसके अलावा किसी से नहीं बनाता। तो इसके अलावा यहाँ किसका दिखा दिया है? Cl के साथ दिखा दिया। यानी ये क्या है? HCl जो है, ये एक तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ये क्या है? HCl जो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा ये, ठीक है। यहाँ ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन C, यानी निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो HCl जो है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। और ये क्या है? HCl यहाँ मतलब समझ लिए, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये नहीं, ये अलग अलग करके आप नहीं समझ सकते इसको, ये अलग अलग नहीं है, ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी HCl। अब H को समझ लिया हाइड्रोजन और Cl को क्लोरीन, ऐसा कोई बात नहीं है, ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब एक तरह से सिंबल है। और H बॉन्डिंग हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, ठीक है। किसके साथ? HCl के साथ, वो सिर्फ फोन के साथ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। 22वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 23वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत है हवा, रेडियम, मोनाजाइट या फिर जल। हीलियम का मुख्य स्रोत है, यानी मेन सोर्स क्या है? हीलियम जो पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, H, यानी हीलियम में जो हीलियम का जो परमाणु संख्या 2 है, कितना परमाणु संख्या इसका 2 होता है, हाइड्रोजन के बाद ही आता है ना हीलियम। H ही लिबैब सिनोफेने नेम्ड पास्कल, H ही लिबैब सिनोफेने नेम्ड पास्कल, S के केस का टिप कर्मन फेकोनी सीओ जेडिन का इससे बढ़कर रब सब, ठीक है। ये मैंने 35 तक याद किया था, ठीक है, इसकी सीरीज को, यानी 1 से लेकर 35 परमाणु संख्या के वाले तत्वों को मैंने सीरियली याद किया था इसको, ठीक है। यानी
H ही यानी हाइड्रोजन के बाद क्या आता है हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या 2 है और हीलियम का मुख्य स्रोत यानी मेन सोर्स क्या है, हवा है या फिर रेडियम है या फिर मोनाजाइट है या फिर जल है, लेकिन करेक्ट आंसर होगा आपका हवा। यानी हीलियम का जो मेन स्रोत है, मेन एक तरह से मुख्य जो सोर्स है वो क्या है, हवा है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन ए राइट होता है 23वां क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्या राइट, निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है, यानी प्रतिचुंबकीय सबसे पहला समझिए कि प्रतिचुंबकीय किसको कहते हैं, यानी जब अन्य चुंबकीय पदार्थ यानी अन्य चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट नगण्य हो जाता है, यानी जीरो हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है, तो ऐसे पदार्थों को कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या कहते हैं उसको, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, जस्ता हो गया, विषमत हो गया, जर्डन हो गया, Bi हो गया, उसके बाद नमक हो गया NaCl, तो जिसको कहते हैं नमक हो गया, जल हो गया H2O हो गया और तांबा हो गया। ठीक है, ये सब के सब क्या है, मतलब इसका प्रतिचुंबकीय उदाहरण है। जस्ता, विषमत, नमक, जल, तांबा, हाइड्रोजन, एक तरह से हाइड्रोजन हो गया, ये सब क्या सबके सब क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। जड़न, विषमत, नमक, हाइड्रोजन, यहाँ किसका उदाहरण है, CO2+ या फिर Na2+ या फिर Cu2+ या फिर Zn2+। यहाँ एक तरह से पहला एग्जांपल क्या था आपका, जड़न। ठीक है, लेकिन यहाँ जड़न इसका राइट आंसर होगा। मैंने पहला ही एग्जांपल ले लिया था प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जड़न, तो आपका ऑप्शन है यहाँ क्या, कौन सा राइट होगा, ऑप्शन डी, यानी Zn2+। निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है, Zn2+। ये तीनों के तीनों प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सीरीज को आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये सीरीज के अंतर्गत ही आपको उम्मीद रखिए, ये सीरीज के अंतर्गत ही आपको 35 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे इसी से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कराइए, क्वेश्चन अंग्रेजी में, किसमें, अंग्रेजी लैंग्वेज में। मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्शन और सस्पेंशन और बॉम और सॉल्यूशन, यानी मिल्क जो है किसका एग्जांपल है, मिल्क किसका उदाहरण है, किसका आपको एग्जांपल है, ये क्वेश्चन अंग्रेजी में छापा गया है। मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्शन और सस्पेंशन और बॉम और सॉल्यूशन। राइट आंसर आपको चूज करना है, मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्शन और सस्पेंशन और बॉम और सॉल्यूशन। राइट आंसर आपका होगा इमल्शन, यानी मिल्क जो दूध जो उदाहरण है किसका उदाहरण है, इमल्शन का उदाहरण है। यानी मिल्क जो उदाहरण है किसका उदाहरण है, इमल्शन। अब इमल्शन क्या होता है भाई, देखिए इमल्शन अंग्रेजी में इसको पायस कहते हैं। क्या कहते हैं, पायस, यानी पायसन, पायस कहते हैं इसको, अंग्रेजी में पायस कहते हैं या फिर पायसन भी कहते हैं। ठीक है, इमल्शन को, ये किसको, इमल्शन को। और मिल्क किसका उदाहरण है, किसका एग्जांपल है, इमल्शन का उदाहरण है। और पायस एक प्रक्रिया होता है, एक प्रोसेस होता है। पायसन जो होता है एक प्रोसेस होता है, इमल्शन एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के अंतर्गत होता है ना दो अमिश्रणीय तरल, जिसको कभी मिश्रण नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती उसका मिश्रण बना दिया जाता है। यानी इमल्शन के अंतर्गत दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों को एक मिश्रण बनाया जाता है, वो दोनों को मिलाकर के एक मिश्रण बनाया जाता है। ठीक है, यानी जबरदस्ती दोनों मिलने वाला पदार्थ नहीं है, अमिश्रणीय तरल है, लेकिन जबरदस्ती दोनों को मिलाकर के मिश्रण बनाया जाता है। किसके अंतर्गत, इमल्शन में, यानी पायसन के अंतर्गत। ये एक प्रोसेस है। और इमल्शन यानी मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है, इमल्शन का एग्जांपल है। अब समझिए कि जैसे मतलब जबरदस्ती अमिश्रणीय पदार्थ का इसमें क्या बनाया जाता है, मिश्रण बनाया जाता है। जैसे तेल और पानी का मिश्रण किसका उदाहरण है, इमल्शन का उदाहरण है। किसका उदाहरण, इमल्शन का। जैसे तेल और पानी को मिलाई के देखिएगा, आप घर में है तो प्रैक्टिस करके देखिए, तेल और पानी कभी मिलता नहीं है। ठीक है, वो अगर दोनों को जबरदस्ती मिला दीजिएगा तो तेल का लेयर एक तरह से तेल ऊपर है, एक तरह से दोनों का लेयर स्पष्ट आपको दिखाई देगा कि यहाँ से पानी है, यहाँ से मतलब एक तरह से तेल है। ठीक है, ये दोनों का भी मिश्रण नहीं होने वाला है, जबरदस्ती इसका मिश्रण बनाया जाता है, इसी को कहते हैं इमल्शन प्रोसेस। और यानी मिल्क किसका एग्जांपल है, इमल्शन। मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्शन। 25वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते 26वां क्वेश्चन की ओर, ये भी अंग्रेजी में छापा गया। देखिए, which of the following solution in water, यानी which of the following solution has the highest boiling point, which of the following solutions has the highest boiling point, 1 molar NaCl or 1 molar MgCl2 और 1 molar यूरिया और 1 मोलर ग्लूकोज। यानी राइट आंसर आपको चूज करना, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आप इसको हिंदी में समझिए, हिंदी में इसको कहते हैं क्वथन पॉइंट, यानी बॉइलिंग जो पॉइंट होता है। यानी सॉल्यूशन आपका समझ लीजिए, सॉल्यूशन किसको कहते हैं, विलियन को कहते हैं। किसको कहते हैं, वाटर में विलियन, यानी सॉल्यूशन किसको कहते हैं, विलियन को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसको कहते हैं हिंदी में क्वथन पॉइंट, यानी क्वथन बिंदु, जिसको कहते हैं क्वथन बिंदु कहते हैं। यानी बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, क्वथन बिंदु, यानी क्वथनांक भी कहते हैं इसको। अब देखिए, जो ये होता है एक तरह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक तरह से आप इसको ये भी कर सकते हैं, अंग्रेजी में ऐसे भी कर सकते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट स्टार्ट्स टू चेंज इनटू वेपर। यानी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट
स्टार्ट्स टू चेंज इनटू वेपर। अगर आप इसको हिंदी में समझना चाहेंगे तो इसको समझ लीजिए कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव्य जो है वो मतलब इसमें बदलने लगता है, कोई द्रव्य उबलने लगता है अर्थात वाष्प में बदलने लगता है। वह तापमान जो जिस पर कोई द्रव्य, वह तापमान जिस पर कोई द्रव्य यानी कोई लिक्विड उबलने लगता है अर्थात वाष्प में बदलने लगता है, उसी बिंदु को, उसी मतलब पॉइंट को क्या कहेंगे, क्वथन बिंदु कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट स्टार्ट्स टू चेंज इनटू वेपर, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ आपको एग्जांपल के रूप में जो एक तरह से ऑप्शन के रूप में है, 4 ऑप्शन है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 मोलर यानी 1 मोलर यानी MgCl2 हो जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर हो गया आपका। यानी एक तरह से ये जो होगा सॉल्यूशन होगा, यानी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट सबसे किसका होगा, यानी सबसे ज्यादा क्वथन बिंदु, क्वथनांक पॉइंट किसका होगा, यानी 1 मोलर MgCl2 का होगा। यानी इसको ज्यादा क्वथन देना पड़ेगा, ज्यादा ताप देना पड़ेगा, ज्यादा हीट देना पड़ेगा, ये सबके मुकाबले में इसको वाष्प में बदलने के लिए, इसको वेपर में बदलने के लिए। 26वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 27वां क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन अंग्रेजी में छपा गया। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर, यानी प्राकृतिक रेशा। प्राकृतिक रेशा समझते हैं, नेचुरल फाइबर किसको कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर, स्टार्च, ग्लूकोज, रबर और नायलॉन 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर। आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, स्टार्च, ग्लूकोज, सॉरी सेल्यूलोज, रबर, उसके बाद नायलॉन 6। करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। नेचुरल फाइबर किसको कहता है, थोड़ा सा हिंदी में समझिए। द नेचुरल फाइबर कहता है प्राकृतिक रेशा को, और प्राकृतिक रेशा वो रेशा होता है जो प्रकृति में पाया जाता है, यानी जो प्रकृति में पाया जाता है। जैसे कि एक तरह से पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है, यानी पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी किसकी, सेल्यूलोज की बनी होती है। इस तरह से ये कौन सा ये हो जाएगा, नेचुरल फाइबर यानी प्राकृतिक रेशा क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज हो जाएगा। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर, दैट इज करेक्ट आंसर इज सेल्यूलोज, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट होता है। ठीक है, यानी सेल्यूलोज जो होता है, सेल्यूलोज यानी जो कोशिका भित्ति होता है वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। और इसका एक तरह से सूत्र होता है, केमिकल सूत्र होता है, इसका भी सूत्र, केमिकल सूत्र क्या है, केमिकल सूत्र क्या है, C6H10, C6H10O5, यानी सेल्यूलोज का जो एक तरह से केमिकल सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, केमिकल सूत्र होता है, वो क्या होता है, C6H10O5। राइट आंसर आपका सेल्यूलोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर सेल्यूलोज। ठीक है, इसी तरह से 27वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 28वां क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है, एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है, एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है, MnO2 या फिर TiO2 या फिर VO2 या फिर CrO2। एंटी टेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड क्या है, ऑक्साइड क्या है, एंटी टेरोमैग्नेटिक जो ऑक्साइड है वो आपको चूज करना है। देखिए, एंटी टेरोमैग्नेटिक जो इनमें से ऑक्साइड है वो है आपका CrO2 क्या है, एंटी टेरोमैग्नेटिक, यानी यहाँ एंटी टेरोमैग्नेटिक नहीं होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा। ठीक है, यानी एक तरह से मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, एंटी टेरोमैग्नेटिक नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड कौन सा है, CrO2। इस तरह से 28वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि BCC यूनिट में एटम्स की संख्या होती है। BCC यूनिट में, BCC यूनिट को आप क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एटम्स की संख्या कितनी होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि BCC में जो होता है, सिर्फ जो स्ट्रक्चर होता है BCC का, वो सिर्फ कॉर्नर में, मतलब कोना में सिर्फ एटम मतलब उपस्थित रहता है, और उसके अलावा कहीं नहीं रहता, सिर्फ कोना में, कॉर्नर में मतलब एटम उपस्थित रहता है। किस में, क्यूबिक यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, यानी BCC यूनिट सेल में। BCC यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर पर, कोना पर एटम से उपस्थित रहता है, और एक एटम का जो योगदान होता है, कॉर्नर पर जो एटम होता है, सिर्फ वो इसका जो योगदान होता है वो 1/8% होता है, यानी 1%, 1/8% अपना मतलब एक तरह से योगदान देता है। ठीक है, एक तरह से स्ट्रक्चर में एटम्स, एक तरह से उसको BCC में हर एक एटम जो कॉर्नर पर होता है उसका 1/8 पार्ट ही मतलब उसको एक तरह से गिनती में लिया जाता है। ठीक है, 1/8 पार्ट गिनती में लिया जाता है, एक कॉर्नर में 8 होता है। ठीक है, 1/8 कॉर्नर में एक एटम 1/8 अपना योगदान देता है, लेकिन टोटल कॉर्नर कितना होता है, यानी BCC यूनिट में जो होता है वो कितना कॉर्नर होता है, 8 कॉर्नर होता है। तो 8 से गुना कर दीजिए। ठीक है, कितना से 8 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8 कट गया तो बचा कितना, 1 बचा, तो कितना, 1 एटम हुआ। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, यानी BCC यूनिट सेल में एटम की संख्या कितनी होती है, ए होती है, यानी 1 होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ लिए, सिंपल, एक तरह से सिंपल सा समझने की, सिंपल वे में समझिए, कोई भी चीज को समझिए सिंपल वे में समझिए। आप BCC का अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ाए होंगे तो फिर आपको एक तरह से पढ़ने में दिक्कत होगी। आपको BCC में पता होना चाहिए कि BCC में जो होता है जो सिर्फ कॉर्नर पर यानी कोना पर एटम से उपस्थित रहता है, और एक कोना पर उपस्थित एटम की जो योगदान होता है वो 1/8% होता है, 1/8%। तो इसको 1/8, एक कॉर्नर पर 1/8%, तो 8 कॉर्नर होता है, तो 8 एटम उपस्थित रहे तो 8 से गुना कर दिया, 8 कर दिया तो 1 आया। राइट आंसर आपका 1 हो गया, ऑप्शन ए।
आगे बढ़ते हैं 30वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स की संख्या कितनी होती है। सिंपल क्यूबिक एटम सेल यानी सिंपल क्यूबिक ये जो होता है यूनिट सेल में एटम की संख्या कितनी होती है। सिंपल क्यूबिक किसको कर देंगे, सिर्फ कॉर्नर पर आता है। सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर पर मतलब एक तरह से एटम उपस्थित रहता है, न सतह पर रहता है, न बीच में रहता है, न किसी मतलब एज के बीच में रहता है। सिंपल क्यूबिक यानी सिंपल सा सिंपल क्यूबिक सेंटर में यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि सिर्फ कॉर्नर पर यानी कोना पर एटम उपस्थित रहता है, ठीक है। और जो इसका मैंने अभी अभी बताया कि एक यानी कॉर्नर पर कोना पर जो एटम उपस्थित रहेगा उसका मतलब जो योगदान होगा वो सिर्फ 1/8% होगा। और कोना कितना होता है, कॉर्नर कितना होता है 8, वो कॉर्नर 8 से गुना कर देंगे इसको तो 8 8 कर जाएगा, क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। ये भी यानी सिंपल क्यूबिक यानी 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। इस तरह से क्या 1 2 3 4 ऑप्शन दिया, इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यानी 1। यानी एटम की संख्या कितनी होगी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 होगी। 30वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर सीरीज को नहीं छोड़िएगा, सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए सीरीज को आप लोग छोड़िएगा नहीं। सीरीज फर्स्ट वीडियो कंप्लीट करा गया है और ये सेकंड वीडियो चल रहा है। अब 31वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एफसीसी यूनिट सेल में एटम्स की संख्या होती है। एफसीसी यूनिट सेल आपको पता होना चाहिए कि एफसीसी यूनिट सेल किसको कहता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या होता है कि सतह पर भी मतलब क्या होता है एटम उपस्थित रहता है, सतह पर भी एटम उपस्थित रहता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में यानी एफसीसी यूनिट सेल में। अब बोल रहा है कि एटम की संख्या कितनी होती है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि इसके मतलब एटम पहले तो रहेगा ही 8 कॉर्नर पर, तो 8 एटम उपस्थित रहेगा ही, तो 1/8 मतलब होता है 1/8 गुना 8 कर दिए, ठीक है। 8 कॉर्नर पर एफसीसी यूनिट सेल में 8 कॉर्नर पर पहले से 8 एटम उपस्थित रहेगा और उसका योगदान कितना 1/8% यानी 1/8 भाग होता है, ठीक है। ये 8 कॉर्नर पर रहेगा, प्लस जो होता है वो इसके साथ साथ एफसीसी में क्या होता है फेस पर भी यानी सतह पर भी मतलब क्या होता है एटम उपस्थित रहता है। और एक सतह कितना होता है टोटल कॉर्नर पर यानी कॉर्नर कितना होता है, कितना कॉर्नर होता है यानी यूनिट सेल में कितना कॉर्नर होता है 8 कॉर्नर, और एक एटम का योगदान कितना 1/8, और सतह कितना होता है 6 होता है, सतह कितना 6 होता है, ठीक है। किसी भी यूनिट सेल में सतह जो होता है फलक जो होता है जिसको हिंदी में फलक कहते हैं, क्या कहते हैं उसका सतह 6 होता है। और एक सतह में जो उपस्थित एटम होता है उसका योगदान कितना होता है 1/2%, 1/2 भाग होता है यानी 50% होता है 1/2 भाग। इसको आप काट देंगे 8 यहाँ कट गया, यहाँ पे 2 यहाँ 3 गया 2 3 कट गया, ठीक है। 1 + 3 कितना हो गया 1 + 3 बराबर 4 हो गया, यानी 4 एटम यानी एफसीसी यूनिट सेल में कितना एटम की संख्या कितनी होगी 4 हो जाएगी। 1 2 3 4 यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यानी ऑप्शन डी। इस तरह से 31वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी यानी 4 एटम से उपस्थित रहेगा एफसीसी यूनिट सेल में। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि समान परमाणु युक्त एफसीसी संरचना में प्रति यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वाइड्स की संख्या होती है। आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ एटम्स जो होता है नंबर ऑफ एटम्स किसी भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स n मान लिए, ठीक है। n मान लिए, n क्या है किसी भी यूनिट में नंबर ऑफ एटम्स है। और ये जो होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड जो होता है वो n के बराबर होता है यानी नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होता है। और टेट्राहेड्रल वाइड जो होता है टीवी जो जिसको एक तरह से शॉर्ट में हम टीवी कहते हैं, वो वाला टेलीविजन टीवी नहीं समझ जाइएगा यहाँ। ये टीवी जो होता है एक तरह से टेट्राहेड्रल वाइड जो होता है वो 2n के बराबर होता है यानी एटम की संख्या का 2 गुना होता है। अब यहाँ मैंने बताया कि एफसीसी संरचना में जो होता है यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वाइड की संख्या कितनी होती है। अभी जस्ट मैंने बताया 31वां क्वेश्चन में जो एफसीसी जो होती है एफसीसी में एटम की संख्या 4 होती है, ठीक है। और टेट्राहेड्रल जो होता है टेट्राहेड्रल वाइड किसी भी एटम का 2 गुना होता है, तो 4 गुना 2 कर दीजिए, 4 गुना 2 कर दीजिए कितना हो गया 8 हो गया, 4 6 8 राइट आंसर क्या होगा 8 हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 32वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी टेट्राहेड्रल वाइड। 32वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 33वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 5 ग्राम ग्लूकोज को 20 ग्राम जल में घोला गया है, घोल का भार प्रतिशत 25% या फिर 20% या फिर 5% या फिर 4%। देखिए ये क्वेश्चन जो लेकर के आया लेकिन इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग एक तरह से दिमाग लगा के बताइए, आप लोग परसेंटेज निकालिए यानी एक तरह से भार परसेंटेज जो होगा घोल का उसका परसेंटेज निकालिए और आप लोग हमको कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए, देखते हैं आप लोग कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं नहीं पढ़ते। थोड़ा सा हमको भी तो जांचना जरूरी है कि आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। अगर आपको इसका थ्योरी पता है तो 5 ग्राम ग्लूकोज को अगर 20 ग्राम जल में घोल दिया जाता है तो घोल का भार प्रतिशत कितना परसेंट होगा 25 20 या फिर 5%, ठीक है। इसलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट का मैं जरूर आंसर दूंगा, ठीक है, आंसर मैं जरूर दूंगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। 33वां क्वेश्चन आप लोग के भरोसे, 33वां क्वेश्चन का आंसर आप लोग के भरोसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 34वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वो कौन सा गुण है, मोलरता है या फिर मोललता है या फिर सामान्यता है या फिर घनत्व, यानी कौन सा गुण जो है एक तरह से ताप पर निर्भर नहीं करता, टेम्परेचर जो होता है उस पर कोई
डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर घटे या बढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में कौन सा वो एक तरह से गुण है, मोलरता है, मोलरता या फिर सामान्यता या फिर घनत्व है। लास्ट एक तरह से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोलरता। यानी मोलरता जो होता है वह ताप पर निर्भर नहीं करता है, यानी टेम्परेचर निर्भर नहीं करता होता है ना। मोलरता जो होता है वो एक तरह से ताप बढ़ने पर बढ़ता है, एक तरह से इसमें मोलरता अगर ताप में परिवर्तन होगा तो इसमें भी परिवर्तन होता है। और मोलरता जो होता है ताप में परिवर्तन चेंजिंग हो कुछ भी हो, ताप बढ़े घटे इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, किसको, मोलरता को। यानी निम्न में से विलियन का वह गुण जो जिस पर वह जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वो गुण कौन सा हो जाएगा, मोलरता हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 35वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का मोलरता होती है 18 मोल पर लीटर या फिर 10⁻⁷ मोल पर लीटर या फिर 55.5 मोल पर लीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल की मोलरता क्या होगी, ठीक है। ये जो मोलरता होगी वो हो जाएगी 55.5 मोलर पर लीटर हो जाएगा, ठीक है। मोलर हो जाएगा कितना, 55.5 मोलर पर लीटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी 35वां क्वेश्चन का, ठीक है। टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, 35 क्वेश्चन तक कवर किए, 21 तक स्टार्ट किए थे। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सीरीज चल रहा, सीरीज को नहीं छोड़ेगा। आप लोग दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। अगर चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को विजिट कर लीजिए। अगर चैनल अच्छा लगा होगा, अगर पढ़ाई का सिस्टम अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हेल्पफुल होगा, आपको एक तरह से बहुत मदद करेगा। एग्जाम में बहुत एक तरह से नंबर ला पाइएगा, एग्जाम का बहुत बेस्ट जाएगा, ठीक है। 21वां क्वेश्चन था। अगर आप चैनल पर नए आए तो ठीक है, एक तरह से आप लोग से फिर एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर एक तरह से लाइक नहीं करते लाइक कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए। अब मेहनत बहुत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है, इसलिए प्लीज आप लोग का एक लाइक की वजह से वीडियो को एक तरह से अच्छा क्वालिटी मिलता है, रैंक मिल जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।